नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ट्रंप के बयान के बाद कि मोदी से दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और भारत अमेरिका रिश्ता स्पेशल है, इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों पर उनके सकारात्मक विचारों की गहराई से सराहना करते हैं और उसका पूरा जवाब देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और आगे बढ़ने वाला व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता खास है और चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। भारत और अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है, बस कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात से निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से भारत पर 50% का बड़ा टैरिफ लगाया गया है, लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि उनका प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा तालमेल है और दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक बने रहेंगे। हालांकि कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था कि लगता है कि भारत और रूस को हमने गवा दिया है, जाएं चीन के साथ आबाद रहें। ट्रंप भारत को लेकर लगातार अपने स्टैंड बदल रहे हैं। कभी वो सख्ती दिखा रहे हैं, कभी अचानक से नरमी वाले रुख पर आ जाते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। सीतारमण ने कहा कि भारत की तेल खरीद पूरी तरह आर्थिक और व्यावसायिक जरूरतों पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर कुछ हद तक जीएसटी सुधारों से कम होगा। सरकार उन उद्योगों को मदद देगी जिन्हें इन टैरिफ से नुकसान हो रहा है। सीतारमण ने कहा कि हम कहां से तेल खरीदते हैं ये भारत का फैसला है, चाहे कीमत हो या लॉजिस्टिक्स, जो भी हमें सही लगेगा वहीं से खरीदेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि हम रूस से तेल लेना जारी रखेंगे। अमेरिकी सांसद जोनाथन जैक्सन ने राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा यह कदम ट्रेड एम्बार्गो यानी व्यापारिक प्रतिबंध जैसा है और इससे अमेरिका के एशिया में दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। जैक्सन ने कहा कि इन टैरिफ से भारत चीन और रूस के और करीब चला गया है, जो अमेरिका के लिए खतरनाक है। उन्होंने भारत को अमेरिका का प्राकृतिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच आर्थिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और नैतिक रिश्ता भी है। उन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बीच के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अमेरिका का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हो सकता। जैक्सन ने अमेरिकी प्रशासन से अपील की कि वो भाषा और कूटनीतिक रवैया बदलकर रिश्तों में भरोसा कायम करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाले यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे या नहीं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का न्यूयॉर्क दौरे में शामिल होना फिलहाल तय नहीं है। अगर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में कोई बड़ी प्रगति होती है और ट्रंप से मुलाकात का मौका बनता है, तभी आखिरी पल में बदलाव हो सकता है। मोदी का नाम पहले से स्पीकर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरकार भारत का बयान विदेश मंत्री ने ही दिया। इस बार भी संभावना है कि मोदी नहीं जाएंगे और जयशंकर ही भारत की आवाज उठाएंगे। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत अंततः टैरिफ दबाव के सामने झुक सकता है, भले ही अभी दिल्ली सख्त रुख अपना रहा है। लुटनिक ने भारत और रूस के बढ़ते तेल व्यापार का जिक्र करते हुए चेताया कि अगर भारत नहीं बदलेगा तो उसे अमेरिका में 50% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे देशों पर ये बदला लेने के उपाय सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 महीने में भारत फिर से सुलह की मेज पर आ सकता है और माफी मांगेगा और इस डील की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को चुनाव करना होगा, या तो अमेरिका के साथ तालमेल बनाना या फिर रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के जरिए संबंध गहरे करना। अमेरिका के वरिष्ठ व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है और उच्च टैरिफ लगाकर अमेरिकी नौकरियां छीन रहा है। नवारो ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत के ऊंचे टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां जा रही हैं। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है और ये पैसा रूस की जंग को ताकत देता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मोदी की जंग है। भारत सरकार ने इस बयानों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नवारो के बयान गलत और भ्रामक हैं। हम दोनों देशों के बीच भरोसे और साझेदारी पर काम कर रहे हैं।
भारत सोमवार को होने वाले ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ये बैठक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की पहल पर बुलाई गई है। इसमें खास तौर पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और उसके वैश्विक असर पर चर्चा की जाएगी। मुंबई पुलिस ने नोएडा से 51 साल के अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया है, जिस पर व्हाट्सएप पर बम धमाके की धमकी देने का आरोप है। अश्विनी कुमार मूल रूप से पटना, बिहार का रहने वाला है और पेशे से ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार है। वो पिछले 5 साल से नोएडा सेक्टर 79 में अपने माता पिता के साथ रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद है और पहले भी उस पर वित्तीय मामले और केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2023 में उसने पटना के फुलवारी शरीफ थाने के एक मामले में 3 महीने जेल भी हुई थी। इस बार उसने धमकी भरा संदेश अपने दोस्त फिरोज के नाम से भेजा ताकि उसे आतंक मामले में फंसाया जा सके। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, 1 एक्सटर्नल सिम स्लॉट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और 75 साल के फॉर्मूले के तहत मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक विकास किसी भी देश का एकमात्र मकसद नहीं हो सकता। जोशी ने बैठक में लगभग 70 स्लाइड्स पेश किए। अनुभवी नेता जोशी ने देश में आय असमानता और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर चिंता जताई, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार जल्द भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का दम भर रही है। बैठक में मौजूद लगभग 1 दर्जन डेलीगेट्स ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की। उनके मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोशी की तारीफ की और कहा, जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है। इस बैठक का आयोजन 19-20 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ ने किया था। मुरली मनोहर जोशी ने जो मुख्य बातें कहीं उनमें ये थी कि 2021 में भारत की आबादी के सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा था। उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $2878.5 है, जबकि जापान की $33,955.7 है। भले ही भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो। भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और उनके एकात्म मानववाद के विचार पर बात करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विदेशों पर ज्यादा निर्भरता भारत के हित में नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय का हवाला देते हुए जोशी ने कहा कि हम कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने में फेल रहे, जबकि ऐसे विदेशी सहयोग का स्वागत करते रहे जो हमारे हितों को कमजोर करते हैं। जोशी ने नशीली दवाओं के खतरे, बढ़ती आत्महत्याओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बात की और जलवायु परिवर्तन का जिक्र किया। जोशी ने कहा कि हिमालय में सड़कों का स्तर होना उन्हें चौड़ा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री जोशी ने नशीली दवाओं के खतरे के बारे में कहा कि 10 से 17 साल की उम्र के 1.58 करोड़ बच्चे नशीले पदार्थों के आदी हैं। जोशी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल आत्महत्याएं 2018 में 1.34 लाख से बढ़कर 2022 में 1.7 लाख हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 2019 और 2021 के बीच 35,950 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जबकि आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 2018 से 2023 तक 98 छात्रों ने आत्महत्या की। जोशी ने कहा कि एआई समाज में असमानता को और बढ़ा सकता है। जोशी के साथ आरएसएस के विचारक एस गुरुमूर्ति, बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मेंबर संजीव सान्याल और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व कुछ अन्य लोग भी विशेष आमंत्रित मेंबर थे। एनसीपी अजित पवार गुट के महाराष्ट्र विधान परिषद के मेंबर अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की यूपीएससी से जांच कराने की मांग की है। ये मांग उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े वायरल वीडियो विवाद के बाद की गई है। मिटकरी ने 5 सितंबर 2025 को यूपीएससी नई दिल्ली के सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह जताया है। उन्होंने यूपीएससी से इन दस्तावेजों का विस्तृत वेरिफिकेशन कराने की गुजारिश की है। मिटकरी ने कहा कि वेरिफिकेशन के बाद यूपीएससी को अपने नतीजे संबंधित विभागों के साथ साझा करने चाहिए।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के एजेंडे में रोजगार शामिल ही नहीं, ये सरकार सरकारी संस्थानों को खत्म कर रही है, पढ़ाई लिखाई कमजोर करने की साजिश है ताकि लोग सवाल न कर सकें। चुनावी माहौल के बीच उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की जुगाड़बाजी कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग, प्रशासन और सरकार पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा के लिए आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। चुनाव आयोग भाजपा नेताओं को कोड देता है और फिर घर बैठे उनकी वोटिंग बढ़ जाती है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि इस बार सत्ता पक्ष वोट चोरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और जनता इसे होने नहीं देंगे। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कोकोमी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जो मणिपुर की सबसे बड़ी मैतेई सामाजिक संस्थाओं में से एक है, उसने कुकी-जो उग्रवादी गुटों के साथ हुए समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कोकोमी का कहना है यह फैसला गैर लोकतांत्रिक और थोपे गए हक जैसा है और इससे मणिपुर की चुनी हुई सरकार और वहां के लोगों की इच्छाओं का अपमान हुआ है। गृह मंत्रालय और मणिपुर प्रशासन ने 4 सितंबर 2025 को कुकी-जो उग्रवादी गुटों के साथ नए नियम और शर्तों के साथ ये समझौता किया था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं। ये उनकी पहली यात्रा होगी मई 2023 से, जब कुकी-जो और मैती समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। कुकी-जो काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलने पर सहमति जताई है ताकि जरूरी सामान और यात्री आसानी से आ जा सकें, लेकिन कोकोमी का कहना है कि मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट ने पहले ही समझौते को खत्म करने का निर्णय लिया था। अब जबकि राज्य राष्ट्रपति शासन में है और दिल्ली से नियुक्त प्रशासक शासन चला रहा है, ऐसे समय में ये समझौता गैर कानूनी और अवैध है। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार के बीड़ी पर टैक्स कम करने के प्रस्ताव को लेकर व्यंग्य किया, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस की पोस्ट में लिखा गया, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड सिन एनीमोर। इस बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा यह बिहारियों का अपमान है। बीजेपी नेताओं रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दी और माफी मांगी। कांग्रेस ने लिखा, हमारा तंज मोदी की चुनावी चाल पर था, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो माफी चाहते हैं। यूएस ओपन टेनिस में बड़ा उलटफेर हुआ है। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने बेहद दमदार खेल दिखाते हुए जोकोविच के 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब का सपना तोड़ दिया। उन्होंने मैच 6-4, 7-6, 7-4, 6-2 से सिर्फ 2 घंटे 23 मिनट में अपने नाम किया। अब फाइनल में अल्कराज का सामना मौजूदा चैंपियन जानिक सिनर से हो सकता है। टेनिस प्रेमियों के लिए ये एक रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.